चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यानी कि एसी। ओके ठीक है, देखिए तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा करंट जो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता रहता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलता रहता है। डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलता रहता है से मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप करंट को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग ले लीजिए करंट और एक्स एक्सिस के अलोंग ले लीजिए टाइम, तो यदि आपने करंट का वेरिएशन टाइम के साथ ऐसा दिखा रखा है तो इस करंट को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ इसका कांस्टेंट है। मेरे कहने का मतलब है यदि कोई एक वायर है तो इस वायर में फ्लो होने वाला करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। लेकिन यदि आप कभी करंट को टाइम के साथ वाई एक्सिस के अलोंग करंट, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लेकर के ऐसा आपने प्लॉट कर दिया है तो हम लोग इस चीज को नाम देंगे, ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ये टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये कैपिटल T टाइम जो है वो वन टाइम पीरियड है एसी का, यानी एक साइकिल का टाइम पीरियड है। तो आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द साइकिल में करंट पॉजिटिव दिशा में फ्लो हुआ है। पॉजिटिव दिशा में फ्लो हुआ है कहने का मतलब है कि ये कोई वायर है तो इस वायर में आधी साइकिल के लिए करंट ऐसे फ्लो हुआ है और इसी वायर में करंट आधे साइकिल के लिए उससे अपोजिट दिशा में फ्लो हुआ है। तो ऐसे ही करंट को क्या नाम दे देते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। और करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, करंट बढ़ रहा है बढ़ते 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 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट है और फिर घटते 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 जीरो, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते 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 मैक्सिमम और फिर घटते 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 जीरो। तो ये हो गई भाई बात हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट की। ये ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में जो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, यही करंट का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसी या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ऑफ एसी। इसी तरीके से आप वोल्टेज को प्लॉट करते हैं टाइम के साथ, यानी वाई एक्सिस के अलोंग आप ले लीजिए ईएमएफ और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, और ये ईएमएफ का टाइम के साथ वेरिएशन कुछ ऐसा है, तो ये वाली चीज कहलाएगी ईएमएफ का एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब, तो एम्पलीट्यूड का सिंपल मतलब है कि एक साइकिल में जो करंट या वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक, टाइम पीरियड का मतलब समझिए गए, तो जितनी देर में करंट की या वोल्टेज की एक साइकिल पूरी हो जाती है वही टाइम पीरियड ऑफ एसी कहलाता है। तो इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। कहने का मतलब है कि यदि t टाइम में ऑल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल फॉर्म होती है तो ऐसी कितनी साइकिल्स पर सेकंड फॉर्म होती है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ओके। तो ये ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता है। ये ओमेगा को हम लोग रेडियन पर सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं और एफ को हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके ठीक है, यदि यही फ्रीक्वेंसी की बात करें हम लोग तो ये फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितना है, इंडिया में जो हमारे हाउस होल्ड में आने वाला ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज यानी पर सेकंड 50 कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी बाहर यूएस या कनाडा में 60 हर्ट्ज का होता है। यूएस या कनाडा में यही वैल्यू कितनी है, 60 हर्ट्ज की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या है। एवरेज वैल्यू इसी एवरेज वैल्यू को हम लोग आई ए वी या आई मीन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिए कि ये हमारे पास एक लेट्स से कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स से। किससे, एसी सोर्स से। तो इस एसी सोर्स को हमें एक साइकिल के लिए चलाना है। एक साइकिल से मेरा मतलब 0 से t टाइम के लिए चलाना है। तो 0 से t टाइम में आधे साइकिल में तो करंट ऐसा जाएगा,
आधे साइकिल में यानी 0 से t/2 टाइम में यदि वायर में फ्लो होने वाला करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में t/2 से t टाइम में करंट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो एवरेज होगा, इस एवरेज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो एवरेज करंट इज इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है। मतलब एवरेज करंट सिंपली कहने का मतलब होता है जो टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन होता है। ये चार्ज फ्लोन इंटीग्रेशन ऑफ I dt लिखा है। तो यदि आप इसे एक कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो यही बात मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाफ ऑफ द साइकिल में करंट ऐसा गया तो कैपेसिटर पर पॉजिटिव चार्ज आया, अगले हाफ ऑफ द साइकिल में करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली तो जो कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज आया था वो फिर निपट गया, गायब हो गया। तो एक कंप्लीट साइकिल के बाद चार्ज की वैल्यू 0 होगी, तो एक कंप्लीट साइकिल के बाद एवरेज करंट भी 0 होगा, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एवरेज करंट है वो एवरेज करंट हम लोग डिफाइन करते हैं सिर्फ हाफ ऑफ द साइकिल के लिए, हाफ ऑफ द साइकिल के लिए। ठीक है, यानी कि एवरेज करंट का एक्सप्रेशन तो हम लोग यही लिखेंगे कि दिस एवरेज करंट इज इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। लेकिन इंटीग्रेट कहां से कहां के लिए करेंगे? तो बस 0 से t/2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और यदि करंट का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t दे रखा हो, हमारे हाउसहोल्ड सर्किट में आने वाला जो करंट होता है वो साइनसॉइडल एसी होता है। साइनसॉइडल एसी के लिए एसी का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t लिखते हैं। तो ये I0 साइन ओमेगा t यहां पटकिए, dt से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, टाइम की वैल्यू डालिए, तो जो एवरेज करंट का एक्सप्रेशन आएगा, तो जो एवरेज करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो आपको रट लेना है, याद रखना है। कितना होता है? वो होता है 2I0 बाई पाई के बराबर का। कितना होता है? 2I0 बाई पाई के बराबर का। सिमिलरली EMF E इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E0 साइन ओमेगा t। भाई यदि करंट साइनसॉइडल है तो EMF भी तो साइनसॉइडल ही होगा। ऑलराइट, तो ठीक उसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछ ले कि मुझे EMF की एवरेज वैल्यू बता दो, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए पूछेगा तो कितना होगा? 0 होगा। जैसे करंट 0 हो गया एक कंप्लीट साइकिल में, तो EMF भी तो एक कंप्लीट साइकिल में 0 होगा। लेकिन इस EMF की वैल्यू यदि कोई हाफ ऑफ दी साइकिल के लिए पूछ ले तो जवाब बताइएगा 2E0 बाई पाई के बराबर। कितनी देर के लिए? 0 से t/2 के लिए, यानी कि हाफ ऑफ द साइकिल के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस उसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से, बस I की बजाय E लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E dt डिवाइडेड बाय dt। ओके, ठीक है ना। डिफाइन ऐसे कर लेंगे कि ये वो वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट होता है जो सर्किट में सेम अमाउंट का चार्ज भेजता है एज सेंट बाय एन AC इन 1 साइकिल। ठीक, चलिए, तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। क्या? ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया एवरेज वैल्यू। जैसे एवरेज वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वैसे ही एक बहुत तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं RMS वैल्यू। तो RMS कहने का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। यदि मुझे एक बार के लिए IRMS डिफाइन करना हो तो IRMS हम लोग लिखते हैं दिस इज अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये आधी साइकिल के लिए नहीं डिफाइन करते हैं, ये एक पूरी साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, RMS कहने का मतलब होता है इफेक्टिव करंट। कैसे डिफाइन करते हैं? तो डेफिनेशन सुनिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा कि जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास है एक रजिस्टर और इस रजिस्टर को हम लोगों ने कनेक्ट किया है एक AC सोर्स से। ये AC सोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस AC सोर्स को एक कंप्लीट साइकिल के लिए चलाइए तो AC सोर्स आधे साइकिल में ऐसा करंट भेजेगा, उससे अगले आधे साइकिल में ऐसा करंट भेजेगा। तो इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ हीट जनरेट होगा क्या? बिल्कुल होगा। ओके, अब इसी रजिस्टर को मैं कितने वोल्ट की DC बैटरी के अक्रॉस लगा दूं, या ये DC बैटरी कितना करंट भेजे सर्किट में,
कि सेम टाइम 0 से t के अंदर अंदर इसी रेजिस्टर के अक्रॉस सेम अमाउंट का हीट जनरेट हो जाए। तो डीसी की इस वैल्यू को हम लोग ईएमएफ आरएमएस नाम देंगे और करंट की इस वैल्यू को हम लोग आईआरएमएस नाम देंगे। समझ रहे हैं? जैसे एवरेज में आपने चार्ज इक्वेट किया कि भाई वो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी जो सर्किट में सेम चार्ज भेजता है इन हाफ ऑफ द साइकिल, उसी डीसी की इक्विवेलेंट वैल्यू को ईएमएफ एवरेज बोलते हैं और डीसी के द्वारा भेजे जाने वाले करंट को आई एवरेज बोलते हैं। तो वैसे ही आरएमएस या इफेक्टिव डिफाइन करने का मतलब क्या है कि आप सर्किट में अब एक कैपेसिटर नहीं एक रेजिस्टर लगा के रखा है आपने और आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हीट यानी कि वर्क की, कि वो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी जो सर्किट में सेम वर्क कर दे, सेम वर्क कर दे जितना कि आपके एसी ने किया था एक कंप्लीट साइकिल में। तो वही डीसी का इक्विवेलेंट ईएमएफ इज ईएमएफ आरएमएस और डीसी के द्वारा भेजा जाने वाला करंट इज आईआरएमएस। तो ये एक्सप्रेशन है, यदि करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है या ईएमएफ की वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहां पे इसी एक्सप्रेशन को इधर रखने के बाद जो हमारे पास करंट की आरएमएस वैल्यू आती है वो कितना आता है, याद कीजिए, वो आता है जो भी मैक्सिमम वैल्यू था ना उसको √2 से डिवाइड कर देना होता है। आईआरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 होता है। सिमिलरली ईएमएफ की भी जो आरएमएस वैल्यू है वो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसका डिवीजन बाय √2 होता है। ओके ओके ओके। तो यदि यही चीज मैं किसी एसी जनरेटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आई नॉट आपको पता है कि आई नॉट की वैल्यू n इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा के बराबर होता है। इसके लिए किसी एसी जनरेटर के लिए, तो उसी एसी जनरेटर के लिए आई नॉट मान लेते हैं, हो सकता है आपको किसी सवाल के अंदर एन बी ए और ओमेगा दे रखा हो, तो मैक्सिमम निकाल लीजिएगा एन बी ए ओमेगा, आरएमएस निकाल लीजिएगा उसको √2 से डिवाइड करके। ओके सिंपल। ये वाला एक्सप्रेशन भी याद रखना है, ये वाला, ठीक है ना, ये आरएमएस का मतलब होता है। ओके ठीक। तो यहां पर हमारे पास जो ईएमएफ और जो करंट है वो साइनसॉइडली वेरिंग, मतलब साइनसॉइडली वेरिंग है, करंट भी और ईएमएफ भी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप साइन या कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्वांटिटी वेक्टर हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसका एक फेजर प्लॉट करते हैं। तो ये फेजर मैथमेटिक्स का टर्म है, ठीक है। फेजर क्या होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि साइन या कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है उसके लिए एक रोटेटिंग वेक्टर प्लॉट किया जा सकता है, वही रोटेटिंग वेक्टर हमारा फेजर कहलाता है, ठीक। तो कैसे प्लॉट करते हैं ये रोटेटिंग वेक्टर, तो मैं सीधा एग्जांपल से दिखाता हूं कि ईएमएफ यदि मैंने एक बार के लिए लिख लिया है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और करंट एक बार के लिए मैंने लिख लिया है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, मान लेते हैं एक बार के लिए ऐसा लिख लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक रोटेटिंग वेक्टर। एक रोटेटिंग वेक्टर से मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या कीजिए, तो आप एक रोटेटिंग वेक्टर से मेरे कहने का मतलब है ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन में ऐसे रोटेट हो रहा है। ये रोटेशन की सेंस हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रखेंगे, ठीक है। कैसा रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, ठीक। चलिए देखिए क्या मतलब है इसका। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ, ये जो एरो है इस एरो की लेंथ, ये एरो की लेंथ आपके इस ईएमएफ या करंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, मैग्नीट्यूड सॉरी एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके और आप एक पर्टिकुलर सेंस में कुछ फेज असाइन कर सकते हैं। जैसे एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग मैं एक बार के लिए फेज 0 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं, ठीक है। इस लाइन के अलोंग हम लोगों ने फेज कितना मान लिया है, 0 मान लिया है, ठीक है, चलेगा। तो अब देखिएगा जरा कि जो ईएमएफ है, मैं उस ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो ई नॉट है, मैग्नीट्यूड कह रहा हूं सॉरी, एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट है, और इसका फेज कितना है, फेज है ओमेगा टी।
तो मैं ये कहूंगा कि इस लाइन के अलोंग चूंकि फेज 0 है, तो ये एक ऐसा लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव सेंस लिया जाता है, तो ये हो गया हमारा, ये एंगल ओमेगा टी है। मतलब ये वाली जो एरो है, ये एरो आपके ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? ईएमएफ को, जिसमें इस लाइन की ये जो लेंथ है ना, वो ईएमएफ के एम्पलीट्यूड ई नॉट के बराबर का है। ओके, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे जब ईएमएफ का फेज ओमेगा टी है, इस लाइन के लॉन्ग फेज 0 है, इससे ओमेगा टी ऊपर जाकर के एक एरो ड्रॉ कर दीजिए, वही आपके ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर आप बोलेंगे कि करंट कहां रिप्रेजेंट करें? करंट का तो एम्पलीट्यूड भी आई नॉट है, जो कि ई नॉट से अलग है, और इसका फेज ओमेगा टी नहीं है, इसका फेज तो ओमेगा टी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो इसका फेज ओमेगा टी से 5 यूनिट ज्यादा है। तो ज्यादा मतलब ज्यादा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाना है। ज्यादा किस सेंस में दिखाना है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाना है। तो आप करंट को यहां कहीं ड्रॉ कर दीजिए। ये जो एरो है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एरो की लेंथ क्या है? इस एरो की लेंथ करंट का एम्पलीट्यूड है, और ये करंट का फेज ओमेगा टी प्लस 5 है। कितना है? ओमेगा टी प्लस 5 है। तो ईएमएफ और करंट के बीच का फेज कितना है? ईएमएफ और करंट के बीच का फेज है 5। वो 5 यहां पे मैंने मार्क कर दिया। ईएमएफ और करंट के बीच का फेज कितना है? 5। ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि ये इकलौता फेजर नहीं है। इस गिवन सिचुएशन के लिए सिर्फ यही फेजर नहीं हो सकता है, आप किसी भी तरीके से फेजर ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो फेजर तब के लिए सही है जब फेज आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 माना हुआ है। कोई ऐसा सोच ले, कैसा सोच ले कि वो इसी लाइन के अलोंग एक काम करे, कि वो इसी लाइन के अलोंग फेज ओमेगा टी मान ले। मान सकता है क्या? बिल्कुल मान सकता है। ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि मेरा फेजर फिर ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वो बोलेगा कि ये रहा उसका ईएमएफ, ये ईएमएफ हो गया। ये क्या हो गया? ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ का फेज कितना है? ओमेगा टी है। तो वो सिंपली करंट को फिर यहां पर ड्रॉ करके दिखा देगा कि ये रहा मेरा करंट, करंट ईएमएफ से 5 एंगल ऊपर या आगे चल रहा है। समझ गए? सिंपल। तो इस तरीके से आपका जैसा मन करे आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये एक रोटेटिंग वेक्टर है जो साइनसॉइडली एक्सप्रेस्ड, यानी कि अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको साइन या कोसाइन के टॉप फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? तो वोल्टेज और करंट है। तो वोल्टेज और करंट के लिए हम लोग इस तरीके से रोटेटिंग वेक्टर प्लॉट कर देंगे। वही रोटेटिंग वेक्टर फेजर, और ये डायग्राम फेजर डायग्राम कहलाएगा। ठीक, चलिए। तो अब हमारे पास है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर। तो ये हमारे पास है एक रजिस्टर। इस रजिस्टर को आपने किसी एक एसी सोर्स के अक्रॉस कर दिया है कनेक्ट। इस रजिस्टर को आपने क्या किया है? किसी एक एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर, तो ये हो गया भाई हमारा एसी सोर्स, और सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर है और कुछ भी नहीं है। तो इस सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ 2-4 बातें पता होना चाहिए। जो पता होना चाहिए मैं एक एक करके लिख रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो सोर्स है, यदि इस सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने लिख दिया है। E इज इक्वल टू क्या लिख दिया? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ तो करंट फ्लो होगा ना, तो आपको इस करंट का एक्सप्रेशन भी आना चाहिए लिखना। तो करंट कैसे लिखेंगे? करंट लिखेंगे I इज इक्वल टू E बाई R से। R क्या है? R इसका रेजिस्टेंस है। तो यहां से हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा E नॉट बाई R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो E नॉट बाई R को हम लोग एक काम करते हैं कि I नॉट लिख लेते हैं। तो ये लीजिए, करंट का एक्सप्रेशन क्या है? करंट का एक्सप्रेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ है और ये करंट है। अब जब ईएमएफ और करंट दोनों का एक्सप्रेशन आ गया, तो सबसे पहली बात हमें यह समझ आ रही है कि यहां पर कोई भी फेज का लैग नहीं है, कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में जब हम लोग फेजर पढ़ रहे थे, तो हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में एक फेज का लैग है, फेज का डिफरेंस है। उस फेज डिफरेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट का फेज ज्यादा है, मतलब करंट आगे चल रहा है। आगे चलना मतलब करंट ऐसे ईएमएफ से आगे,
ईएमएफ से आगे है, लेकिन यहां पर कुछ वैसा नहीं होगा, यहां पर कुछ वैसा नहीं होगा। से मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपने एक बार के लिए इस लाइन के अलोंग फेज 0 बता दिया, ये हो गया हमारा ईएमएफ, तो करंट भी बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर होगा। दोनों का फेज कितना है? दोनों का फेज है ओमेगा टी। इसी सिचुएशन के लिए आपको एक आखिरी बात और पता होनी चाहिए, वो है इसका वेव डायग्राम। यानी वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग ईएमएफ भी लेंगे और करंट भी लेंगे, और एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेंगे टाइम। तो ईएमएफ का टाइम के साथ रिप्रेजेंटेशन यदि मैंने एक बार के लिए ऐसा ड्रॉ कर दिया है कि ये है टाइम 0, ये है टाइम t, ये है टाइम t/2, तो करंट का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ऐसा सा ही ड्रॉ करूंगा। बस करंट का जो एम्पलीट्यूड है, वो करंट का एम्पलीट्यूड ईएमएफ के एम्पलीट्यूड से छोटा डिनोट करेंगे। क्यों करेंगे छोटा? क्योंकि ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है E, तो करंट का एम्पलीट्यूड तो E0/R है। ये पॉजिटिव में वैल्यू है और ये वैल्यू है नेगेटिव में, ये वैल्यू है नेगेटिव में। समझ गए क्या? तो दिस अभी के लिए ये 4 बातें याद रखिएगा। आगे चल के हम लोग पावर भी डिफाइन कर लेंगे। मैं एक बार साथ साथ लिख ही देता हूं कि एसी सर्किट में जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, वो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। तो यहां पे फाई कहने का मतलब दोनों के बीच के फेज का डिफरेंस। तो अभी के लिए चूंकि फाई की वैल्यू 0 है, तो एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होगी? एवरेज पावर इज इक्वल टू ईएमएफ की RMS वैल्यू इंटू करंट की RMS वैल्यू इंटू cos 0 1। तो आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज E0/√2 इंटू करंट I0 by √2। तो दिस इज E0 इंटू I0/2। तो ये एवरेज पावर भी होगा। इस एवरेज पावर को हम लोग अलग से भी आगे चल के डिफाइन करेंगे। ठीक है भाई। तो ये सारी कहानी थी एसी सर्किट विथ रजिस्टर के लिए। अगली बात है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, सॉरी मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और इस इकलौते एलिमेंट का नाम है इंडक्टर। इंडक्टर, ये इंडक्टर किससे कनेक्टेड है? तो इंडक्टर कनेक्टेड है एक एसी के सोर्स से, एक एसी के सोर्स से। तो ये जो हमारे पास एसी सोर्स है, यदि आपने एक बार के लिए इस एसी सोर्स का ईएमएफ E इज इक्वल टू E0 sin ω/t लिख दिया है, तो अब यहां पे अगली मुद्दे की बात है कि करंट क्या लिखेंगे। करंट जैसे पिछली बार तो आपने डायरेक्टली लिख लिया। क्या लिख लिया कि I इज इक्वल टू E/R। इसका रेजिस्टेंस थोड़ी पता है हमें अभी। तो यहां पर करंट कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो करंट ऐसे स्टार्ट करेंगे कि किसी इंस्टेंट पर यदि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, तो इस लूप में हम लोग एक बार के लिए लगा देते हैं KVL, यानी किरचॉफ का वोल्टेज रूल। किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाएंगे तो ये लोअर साइड से, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से लोअर साइड से हायर साइड आए तो क्या लिखेंगे? +E। इंडक्टर में जब आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो वोल्टेज लिखते हैं -L di/dt। दिस इज इक्वल टू कितना? 0। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे EMF E इज इक्वल टू L di/dt। तो ये लीजिए भाई, क्या लिख देंगे? E dt/L इज इक्वल टू di। इंटीग्रेट, ठीक है। di का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास I, और ये जो E है उस E का नाम एक्चुअली E0 sin ω/t है। E क्या है? E है E0 sin ω/t इंटीग्रेशन ऑफ dt/L। ठीक है। तो भाई ये E0 बाहर हो गया, L बाहर हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है ना, माइनस कॉस ऑफ ω/t। फिर ω/t आगे है तो ये ओमेगा से हमें डिवाइड और करना पड़ जाएगा। ओके ना? तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया E0/ω × L माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ω/t।
तो cos ओमेगा टी को हम लोग लिख लेते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये लीजिए भाई, यहां से हमारे पास जो करंट का एक्सप्रेशन आ रहा है, ये I इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को मैं लिख देता हूं एक बार के लिए I नॉट, इस पूरे टर्म को E नॉट बाई ओमेगा एल को क्या लिख लेता हूं, I नॉट इंटू साइन ऑफ माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये दो लाइन की छोटी सी डेरिवेशन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बारी सीबीएसई या आईसीएसई ने पूछ रखा है कि करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करके बता दो किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, तो बस आपको इतना सही काम करके दिखा देना है। ये जो आई नॉट है, ये आई नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट बाई ओमेगा इंटू एल के बराबर है। ओके, अब यहां पर जो हम लोग अगला टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का पता चल चुका है, तो हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहने का मतलब कि ये जो इंडक्टर है ये भी करंट के ग्रोथ को, करंट के फ्लो को एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, एक ऑपोजिशन ऑफर करता है। मतलब इसमें भी रेजिस्टेंस जैसा कुछ तो है, और वही जो रेजिस्टेंस जैसा कुछ कुछ है उसी का नाम है XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप चूंकि जानते हैं कि I इज इक्वल टू E बाई R होता है, तो रेजिस्टेंस जैसा सा जो टर्म यहां पे नजर आ रहा है वो है ओमेगा L। तो XL इज ओमेगा इंटू L होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप 2 पाई F इंटू L लिख सकते हैं। और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को यदि आपको फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के साथ प्लॉट करने के लिए बोला जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या ओमेगा है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। मतलब कि रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। इसका रेजिस्टेंस तो वैसे 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 बढ़ता चला जाएगा जैसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, इतनी बात ठीक है ना? ठीक, चलिए, तो ये हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक दो काम और निपटाते हैं। वो ये है कि इसका कोई आपसे फेजर ड्रॉ करने के लिए बोल दे, तो फेजर कैसा ड्रॉ करेंगे? क्या अब भी करंट और वोल्टेज सेम फेज में है क्या? नहीं, सेम फेज में नहीं है। कौन आगे चल रहा है? आगे चल रहा है ईएमएफ, पीछे चल रहा है करंट। यदि आगे चल रहा है ईएमएफ और पीछे चल रहा है करंट, तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि इस लाइन के अलोंग फेज 0 है, तो ईएमएफ आपने कहीं यहां दिखा दिया, ये ईएमएफ है। ईएमएफ का फेज यहां से ओमेगा टी आगे है, तो करंट कहां है? तो करंट है इससे 90 डिग्री के फेज एंगल पीछे, तो पीछे इधर होता है। तो ये लाइन होगा आपका करंट और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का। ओके ना? ठीक है। इसके बाद यदि आपसे कोई बोल दे कि मुझे है ना वेव डायग्राम भी ड्रॉ करके बताइए, वेव डायग्राम भी ड्रॉ करके बताइए, तो वेव डायग्राम कौन सा भारी बात है? वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग ईएमएफ और करंट दोनों ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लेते हैं। तो ईएमएफ का जो वेरिएशन है वो तो सिंपल सा वेरिएशन ऐसा है साइन थीटा का ग्राफ जैसा, है ना, कि ये टाइम 0 है, ये टाइम t है, ये टाइम t/2 है, और ये वाला टाइम t/4 है, ये वाला टाइम 3t/4 है। लेकिन जो करंट है वो ओमेगा टी माइनस π/2 है, यानी कि करंट 90 डिग्री पीछे है। तो यदि करंट 90 डिग्री पीछे है तो जिस समय ईएमएफ 0 होगा उस समय करंट ऑपोजिट साइड का मैक्सिमम होगा। जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा उस समय करंट 0 होगा। जब ईएमएफ 0 होगा तो करंट पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। जब ईएमएफ नेगेटिव में मैक्सिमम होगा तो करंट 0 होगा। ये जब 0 होगा तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। तो ईएमएफ का वेरिएशन, सॉरी करंट का वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा। ये लीजिए, ये था हमारे पास ईएमएफ, ये है हमारे पास करंट। ओके,
यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए भाई, यहां पे भी यदि आपसे कोई बोले कि मुझे एवरेज पावर भी बता दीजिए, क्या बता दीजिए? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर आप बोलेंगे ईएमएफ आरएमएस इंटू करंट आरएमएस इंटू कॉस फाई, यही बोलेंगे ना। तो फाई कितना है? फाई है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज का एंगल, और वो फाई है आपका 90 डिग्री यानी π/2। तो एवरेज पावर की वैल्यू होगी 0। एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ऐसी एसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक ही चीज है और उस इकलौती चीज का नाम है कैपेसिटर। ठीक, उस इकलौती चीज का क्या नाम है? कैपेसिटर। तो ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, यदि इस एसी सोर्स का ईएमएफ मैंने आपको बता दिया कि ईएमएफ है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और मैं पूछ लूं कि मुझे इस कैपेसिटर के अक्रॉस किसी इंस्टेंट पर जो करंट है वो करंट बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए फिर से वही इकलौता रास्ता कि आपको लगाना पड़ेगा सर्किट में KVL यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो ये वाली साइड पॉजिटिव मान लेते हैं, ये वाली साइड नेगेटिव। किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज है +Q, यहां पर चार्ज है -Q। तो ऐसा घूम जाइए सर्किट में एक बार, तो ये लोअर साइड से हायर साइड आएंगे तो आप लिखेंगे +E। कैपेसिटर में एक प्लेट से दूसरे प्लेट के क्रॉस जाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आप हायर साइड से लोअर साइड जा रहे हैं मेरे कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहां पे वोल्टेज कितने से घटेगा? -Q/C से। दिस इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो EMF E है, ये EMF E इज इक्वल टू Q/C के बराबर है। तो Q इज इक्वल टू C इंटू E होगा। अब यदि चार्ज आपके पास आ चुका है तो करंट निकालना कौन सी भारी बात है? करंट तो आप निकाल ही लेंगे, यानी करंट I इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? तो I इज इक्वल टू dQ/dt। तो ये हमारे पास d/dt ऑफ C, और E की बजाय लिख लेंगे E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो ये लीजिए भाई, करंट I आ गया C, ये C है, इंटू E नॉट साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो करंट I का एक्सप्रेशन आ रहा है C इंटू ई नॉट इंटू ओमेगा, और इस कॉस थीटा को मैं लिख लेता हूं एक बार के लिए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये लीजिए भाई, ये यहां से हमारे पास करंट I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 आ गया। कितना आ गया? +π/2 आ गया। सिंपल। तो यदि ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया है तो अब सबसे पहली बात हम लोग ये कर लेते हैं कि ये जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम जिसको कि आई नॉट लिख रहे हैं, वो आई नॉट कितना है? तो आई नॉट है C/1/C ओमेगा लिख लें। 1/C ओमेगा में C ओमेगा ऊपर जाएगा, तो यही करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू C ओमेगा। तो यहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। किसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस था कि ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द AC करंट बाय प्योरली इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टर, तो वैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर। कौन सा करंट? AC करंट। AC करंट। तो यहां से हमारे पास XC की वैल्यू आ रही है 1/C ओमेगा। आप इसी चीज को लिख सकते हैं 1/2πf इंटू C। अच्छा, चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, दोनों की SI यूनिट क्या होगी? तो SI यूनिट वही ओम्स होगा, ठीक है ना? ओम। और यहां पर कोई आपसे बोल दे कि मुझे है ना इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करके बताइए, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ओके। और हम लोगों ने क्या क्या ड्रॉ किया था? तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले फेजर के बारे में बात कर लेते हैं कि फेजर क्या होता है। तो फेजर
यदि यहां पर आपको फेजर ड्रॉ करना है, यहां पर आपको फेजर ड्रॉ करना है, तो चलिए फिर से मान लेते हैं कि ये वो लाइन है जिस लाइन के लॉन्ग फेज की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ईएमएफ कहां है, ईएमएफ इससे ओमेगा टी एंगल ऊपर है, तो ये रहा आपका ईएमएफ, ये एंगल हो गया ओमेगा इंटू टी। और करंट कहां है, तो करंट इससे भी आगे है, करंट इससे आगे है। करंट को हम लोग दिखा देंगे ऐसा, ऐसा कि करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये आगे हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज वाली सेंस ही आगे वाली सेंस होती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया फेजर। और लास्ट हम लोग एक काम यहां पर और करते हैं, कौन सा काम, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं वेव डायग्राम। तो ये लीजिए भाई, वेव डायग्राम होगा हमारा ऐसा। ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है ईएमएफ का, क्योंकि ईएमएफ तो ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो करंट कैसा है, करंट यहां से 90 डिग्री एंगल आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, मतलब कि जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम तो ये फिर से 0, और फिर ये पॉजिटिव मैक्सिमम। तो ये पिंक लाइन से मैंने ईएमएफ रिप्रेजेंट किया है और ग्रीन कलर वाली लाइन से मैंने करंट रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये एक साइकिल के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी देर के लिए, एक साइकिल के लिए। और यहां पर भी यदि हमसे कोई पूछ ले कि एवरेज पावर कितना है, एवरेज पावर कितना है, तो एवरेज पावर कैसे लिखते हैं हम लोग बताइए। तो पावर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है ईएमएफ आरएमएस इंटू करंट आरएमएस इंटू कॉस ऑफ फाई के बराबर। लेकिन यहां फिर से फाई 90 है, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज पावर कंज्यूम्ड फिर से 0 के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, ओके ना। अब जब एक बार हम लोगों ने एवरेज पावर लिख लिया है इसका, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधा सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में। मतलब एक ही बार में सीधा सीरीज एलसीआर सर्किट डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपके पास सवाल के अंदर एलसीआर सर्किट ना होकर एलआर सर्किट हो गया या आरसी सर्किट हो गया, तो उसको भी कैसे डील करना है वो भी इसी से समझ लेंगे कि ये सर्किट में एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, और ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड है तीनों। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास ईएमएफ का सोर्स है वो ईएमएफ E इज इक्वल टू कितना है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, अब सर्किट में किसी इंस्टेंट पर यदि आपको करंट लिखना है, तो अब यहां पे वो केवीएल वाला मेथड यूज नहीं करना है आपको। कौन सा मेथड यूज करना है, फेजर वाला मेथड यूज करना है। फेजर वाला मेथड यूज करना है मतलब ये कि यदि मैं बोलूं कि रजिस्टर के लिए फेजर बना के बताओ, तो कोई एक चीज कॉमन ले लेते हैं। वो एक चीज क्या कॉमन होता है, तो चूंकि तीनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में जो कॉमन चीज है वो है करंट। तो यदि यहां पे आपने करंट ले लिया है, तो इसी दिशा में रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इस दिशा में होगा। कैपेसिटर के लिए बात करें, कैपेसिटर के लिए यदि यहां पर आपने करंट माना हुआ है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहां नहीं बल्कि नीचे होगा। यदि इंडक्टर के लिए बात करें कि यहां पे आपने करंट माना हुआ है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आगे चलता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ऊपर होगा। अब ये जो फेजर हैं ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स यानी कि आप इसे सुपर इंपोज कर सकते हैं। तो फेजर सुपरपोजिशन इसका कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये करंट है, इसी दिशा में वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आर है, ऊपर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और नीचे है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहां से आगे की चीजों को सॉल्व करने के लिए, यानी करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, करंट की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, करंट या वोल्टेज के बीच का फेज निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा कि कौन से केस के अंदर चीजें लाई करती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसको 3 केस में डिवाइड कर देता हूं। केस नंबर 1 ऐसा होगा कि यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मान लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से ज्यादा बड़ा हो जाए,
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर से ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब है कि I टाइम्स ऑफ एक्सएल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, तो V इक्वल्स टू IR होता है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, एक्सएल है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज I इंटू एक्सएल। ये ज्यादा बड़ा होगा I इंटू XC से, यानी कि XL ज्यादा बड़ा होगा XC से, या ओमेगा L ज्यादा बड़ा होगा 1/C ओमेगा से। तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC से यदि ज्यादा बड़ी हुई तो ये हमारा केस नंबर 1 बनेगा। केस नंबर 1 से मेरे कहने का मतलब है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर हम लोगों ने लिख दिया VL माइनस VC। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कहां है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये रहा। यदि एक वोल्टेज इधर है और दूसरा वोल्टेज उधर है तो रिजल्टेंट कहां बनेगा, ये यहां बनेगा। और ये जो नेट वोल्टेज होगा यही नेट वोल्टेज आपके सोर्स का वोल्टेज है, विच इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। नेट वोल्टेज इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आप बोलेंगे करंट कहां है, तो करंट को तो हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं है, करंट तो हाथ भी नहीं लगाया, करंट तो इधर की तरफ पड़ा हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है कि जो रिजल्टेंट फेजर बन रहा है उस रिजल्टेंट फेजर में करंट इधर है और नेट वोल्टेज इधर है। तो नेट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल है फाई। तो अब इस फाई को आप कैसे लिखेंगे, इस फाई को, चलिए उस फाई को तो लिखते हैं, पहले ये बताइए कि ये नेट वोल्टेज का तो एक्सप्रेशन आपके पास है, इस करंट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों भाई माइनस फाई क्यों, क्योंकि नेट वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। कितना एंगल पीछे है, 5 यूनिट पीछे। तो अब हमें बस दो चीजें फाइंड आउट करना है, वो ये करंट का एम्पलीट्यूड और ये फाई। तो इस फाई को क्या लिखेंगे, फाई को तो इसी ट्राइंगल से लिख लेंगे कि tan फाई इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर विच इज VL माइनस VC बाई ये बेस विच इज VR। VL के लिए मैं क्या कह रहा हूं, VL के लिए मैं कह रहा हूं आप लिख लीजिए I इंटू एक्सएल। मतलब समझ रहे हैं ना कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही VL है और उस VL का फॉर्मूला कितना है, VL का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, I इंटू एक्सएल के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब है कल को एक वोल्ट मीटर यहां पर लगा दिया जाए और उस वोल्ट मीटर में रीडिंग पूछ लिया जाए, तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, I इंटू एक्सएल से निकालेंगे। एक वोल्ट मीटर यहां लगा दूं, इस वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो VC के बराबर होगा, तो वो VC कैसे लिखेंगे, वो VC लिखेंगे I इंटू XC से। एक वोल्ट मीटर यहां लगा दूं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR है, VR कैसे लिखेंगे, VR लिखेंगे IR से, VC लिखेंगे I इंटू XC से। ठीक है, तो ये I से I मारा गया, तो बचा क्या, बचा XL माइनस XC बाई R। ये लीजिए भाई, ये किस चीज का एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका फाई का। ओके, अब ये जो VL माइनस VC है और ये जो VR है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और चीज रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है, यदि VL माइनस VC ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि XL माइनस XC भी ऊपर होगा। यदि VR इधर है तो रेजिस्टेंस R इधर होगा और इस चीज का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को हम लोग Z से डिनोट करेंगे और इसी को कहते हैं इंपीडेंस। क्या नाम निकाल देते हैं इसका, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या हो गया भाई, ये जो XL माइनस XC है इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम होता है नेट रिएक्टेंस। दिस इज नेट रिएक्टेंस और ये है रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के इंपीडेंस हो गया आपका नेट रेजिस्टेंस, मतलब नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बाय LCR सर्किट इज इंपीडेंस। और इस इंपीडेंस Z का एक्सप्रेशन कितना होगा, तो Z होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये जो फाई था वो यही फाई है, ये वाला एंगल फाई। ठीक है, तो इसी ट्राइंगल को हम लोग इंपीडेंस ट्राइंगल भी बोलते हैं। इसको
इसको, जिसमें ये इंपेडेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये वाली लाइन एक्सएल माइनस एक्सी यानी कि नेट रिएक्टेंस है, और ये आपका फेज एंगल फाई है। तो जब एक बार आपको इंपेडेंस पता चल गया तो ये समझ आ गया कि यहां वोल्ट मीटर लगाया था तो रीडिंग IXL था, यहां लगाया था तो IXC था, यहां लगाया था तो IR था। तो यदि मैं एक वोल्ट मीटर यहां लगा दूं तो वो वोल्टेज कितना होगा? आपके सोर्स वोल्टेज के बराबर। लेकिन आप बोलेंगे कि V तो IR लिखते हैं, तो अब I तो ठीक है, I सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, और तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? तो तीनों का रेजिस्टेंस Z है। तो देयरफॉर मैं ये कहना चाह रहा था कि आप I नॉट क्या लिखेंगे? I नॉट लिख लेंगे E नॉट बाई Z, या I RMS क्या लिखेंगे? तो I RMS लिखेंगे EMF RMS बाई R, सॉरी R नहीं Z। समझ गए? ठीक है ना? तो ये जैसा हमारे पास केस 1 है वैसा ही यदि मैं केस 2 बोलूं कि यदि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज्यादा बड़ा हो जाए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से सॉरी, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा हमारे पास VC माइनस VL, और ये इस दिशा में हो जाएगा VR। तो इस सिचुएशन में नेट वोल्टेज जिसका एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL के स्क्वायर के बराबर। करंट कहां है? तो आप बोलेंगे करंट तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के अलोंग होता है, तो करंट यहां है, इन दोनों के बीच का फेज एंगल है फाई। तो इन दोनों के बीच का फेज एंगल यदि फाई है तो अब की बारी tan फाई का एक्सप्रेशन कितना है? तो tan फाई का एक्सप्रेशन अब की बारी VC माइनस VL बाई VR है, या इसी को लिख लीजिए दिस इज XC माइनस XL बाई R है। और ये जो करंट है, तो इस करंट का एक्सप्रेशन क्या है? करंट का एक्सप्रेशन अब I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। क्यों भाई प्लस फाई क्यों हो गया? क्योंकि करंट अब आगे हो चुका है, वोल्टेज VC माइनस VL है, ठीक है, VC माइनस VL। करंट आगे क्यों हो गया? क्योंकि करंट अब वोल्टेज से आगे है, तो इसीलिए ये फेज एंगल फाई हो गया है। बिल्कुल उसी तरीके से आप बोलेंगे यहां पे है हमारे पास रेजिस्टेंस R और इधर हमारे पास है XC माइनस XL, तो यहां कहीं पर है हमारे पास इंपिडेंस Z विच इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो यहां पर करंट I नॉट फिर से वही E नॉट बाई Z है, Z आपका इंपिडेंस है, या I RMS लिखना हो तो I RMS I नॉट बाई रूट 2 होता है, या दिस इज सेम एज EMF की RMS वैल्यू बाई Z होती है। ओके ओके ओके। तो इसके बाद आखिरी एक केस हम लोग ऐसा डिस्कस कर लेते हैं, केस 3, जिसमें क्या हो कि यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या हो यदि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर बराबर हो जाएं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब I इंटू XL और I इंटू XC बराबर होंगे, यानी ओमेगा L और 1 अपॉन C ओमेगा बराबर होगा, या ओमेगा 1 अपॉन अंडर रूट LC के बराबर होगा, या फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC के बराबर होगी। तो ये याद रखिएगा क्योंकि यही बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक फ्रीक्वेंसी है। ये एक ऐसा स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिसपे XL XC बराबर होता है, तो VL VC बराबर होता है, ये निपट जाता है, ये निपट गया। तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है अब वही आपका नेट वोल्टेज हो गया। और करंट कहां है? तो करंट तो यहां पे अपना चिल कर रहा है। तो करंट और वोल्टेज के बीच का अब फेज एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, फेज एंगल 0 हो गया। तो अब आप करंट क्या लिखेंगे? करंट लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, फेज वेज गायब हो गया, करंट और वोल्टेज एक ही फेज में आ गए, करंट वोल्टेज एक ही फेज में आ गए। तो Z कितना हो गया? तो Z आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ, वैसे तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL होल स्क्वायर होता था,
लेकिन VLVC बराबर है XLXC बराबर है, ये भी निपट कर 0 हो गया, तो Z अपनी मिनिमम वैल्यू जनरेट करने लग गया R के बराबर। भाई Z तो सबसे छोटा अभी ही होगा ना, और Z यदि सबसे छोटा हो गया तो करंट एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा हो गया E0 बाई R के बराबर, या करंट RMS सबसे बड़ा हो गया EMF RMS बाई R के बराबर। तो यही होता है रेजोनेंस पे। यही कब होता है? रेजोनेंस पे। तो देखिए रेजोनेंस पर और भी क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो रेजोनेंस हम लोग हमेशा एक LCR सर्किट में ही बात करेंगे, मतलब कि ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो जो हमारा केस 3 था उसी चीज को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। मतलब ऐसा है कि ये जो हमारे पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना, मान लेते हैं कि ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हम लोग कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते करते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ लग गई जिस फ्रीक्वेंसी पर, ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ लग गई जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज सेम हो गया, यानी इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो गया। इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो गया, यानी कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1/C ओमेगा हो गया। तो ओमेगा होना चाहिए 1/√LC के बराबर, या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 1/2π√LC के बराबर। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे दिस फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब यदि आपके वेरिएबल सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो इस सिचुएशन में ये हाल हो जाएगा, ये हाल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि करंट और वोल्टेज अक्रॉस जो रजिस्टर है, अब वही हमारा नेट वोल्टेज होगा, और करंट और नेट वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फेज एंगल 0 हो गया, तो अब ये जो करंट है, ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू, यानी करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सबसे बड़ा कितना होगा? तो वो सबसे बड़ा E0 बाई R के बराबर का इसलिए होगा क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम हो चुका है रेजिस्टेंस R के बराबर का। ओके, इतनी सी बात सही है। और IRMS कितना होगा? तो IRMS भी EMF की RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R के बराबर। तो नेक्स्ट कि यहां पर अभी एवरेज पावर कितना होगा? तो एवरेज पावर आपको पता है EMF RMS इंटू करंट RMS इंटू कॉस ऑफ फाई होता है। यदि फाई आपका 0 है तो एवरेज पावर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का है, और वो मैक्सिमम वैल्यू EMF RMS इंटू करंट RMS के बराबर का है। या इसी चीज को आप क्या लिखते हैं? तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं दिस इज इक्वल टू E0 इंटू I0 बाई 2 के बराबर का है। ओके, तो ये जो फाई 0 है, तो ये जो हमारा कॉस फाई होता है ना, इसी कॉस फाई को हम लोग एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं दिस इज पावर फैक्टर। तो आप ऐसा भी याद रखिएगा कि रेजोनेंस वाली कंडीशन पर जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है, यानी cos ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? तो 1 के बराबर है। ठीक है। तो रेजोनेंस पर फिर से क्या क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी 1/2π√LC के बराबर। ज्यादातर सवाल इसी पर आते ही हैं कि वो फ्रीक्वेंसी बताइए जिस पर फेज एंगल 0 हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी बताइए जिस पर करंट मैक्सिमम हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी बताइए जिस पर पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी बताइए जिस पर पावर अक्रॉस रजिस्टर मैक्सिमम हो जाए, या सर्किट में जो कंज्यूम्ड पावर है वो मैक्सिमम हो जाए। तो रेजोनेंस को बोलने का, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन याद रखना होगा। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है? तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है भाई। इसके बाद यदि हम लोग पावर के बारे में बात कर लें, तो जैसे EMF का एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लिख रखा है, और करंट मान लेते हैं एक बार के लिए कि I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग मान लेते हैं
कि ऐसा सा कुछ है हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर, ईएमएफ तो फिक्स है और करंट हम लोगों ने इतना मान लिया। तो अब यदि मैं बोलूं आपको कि मुझे पावर बताइए, तो आप पावर इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करते हैं? तो आप इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे ईएमएफ इंटू करंट आई के बराबर, यानी इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। एक काम कीजिए कि अपने इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए कि पावर इंस्टेंटेनियस कितना आ रहा है? तो पावर इंस्टेंटेनियस आप बोलेंगे दिस इज ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 है, और ये है 2 साइन सी साइन डी विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 5 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस पावर लिखा है। हमारे काम का इंस्टेंटेनियस पावर नहीं है, हमें तो पावर की एवरेज वैल्यू चाहिए होती है। तो पावर की जो एवरेज वैल्यू होगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये देखिए ये कॉस का फंक्शन है, कॉस ऑफ समथिंग। तो इसकी एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। तो आप पावर की एवरेज वैल्यू सीधा लिख सकते हैं दिस इज ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 इज 0। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं ऐसा कि ये हमारे पास जो पावर का एवरेज वैल्यू का जो एक्सप्रेशन है वो है ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ 5। तो दिस इज ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू इंटू करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस ऑफ 5। ये ऐसा लिख दिया। तो ये जब हमारे पास एक बार एवरेज पावर आ गया, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर कितना होगा? मैक्सिमम, क्योंकि 5 0 होता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर कितना होगा? 0, क्योंकि 5 90 होता है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर कितना होगा? 0, क्योंकि 5 90 होता है। और रेजोनेंस पर पावर कितना होगा? तो मैक्सिमम होगा, विच इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पावर डिफाइन किया है, तो ये पावर का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 5। तो यही cos 5 आपका क्या कहलाता है? यही कहलाता है पावर फैक्टर। cos 5 ये किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये समझ रहे हैं ना, कि हम लोगों ने लिखा कि ये यहां पर हमारे पास ईएमएफ है और यहां पर करंट है, तो ये जो एंगल है ये है फेज एंगल 5। तो यदि आपका रिजल्टेंट ईएमएफ इधर है तो जरूर से ही ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर इधर रहा होगा, और ऊपर आपके पास ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर माइनस ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर रहा होगा। ठीक, तो इस ट्रायंगल में बताइए कि पावर फैक्टर cos 5 क्या लिखेंगे? तो पावर फैक्टर इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर बाय नेट ईएमएफ। आप इसी को लिख लीजिए I इंटू आर डिवाइडेड बाई I इंटू जेड। तो I से I कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास cos 5 की वैल्यू आ रही है R बाई Z, और Z का एक्सप्रेशन हमें पता है Z इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो ये लीजिए भाई, ये है हमारे पास पावर फैक्टर। इसके बाद वॉटलेस करंट क्या होता है? तो फिर से ये हमारे पास था ईएमएफ, ये है हमारे पास करंट, इन दोनों के बीच का ये एंगल फाई। तो करंट को यदि हम लोग रिजॉल्व कर लें, क्या कर लें? रिजॉल्व कर लें, तो इस करंट का एक कंपोनेंट इस दिशा में आएगा जो I cos फाई के बराबर होगा, और इस करंट का एक दूसरा कंपोनेंट I sin फाई, तो इस दिशा में होगा। तो इसी I sin फाई को हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट, यानी करंट का वो हिस्सा, करंट का वो पार्ट जिसका एवरेज पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
क्योंकि एवरेज पावर तो ईएमएफ इनटू IRMS है। तो करंट का वो कंपोनेंट जो पावर में कंट्रीब्यूट करता है, इसे ही वॉटफुल करंट भी बोलते हैं। लेकिन वॉटलेस करंट का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसके अक्रॉस एक साइकिल में एवरेज पावर कंज्यूम्ड 0 है। तो ये I sin phi हमारे पास वॉटलेस करंट होगा। ठीक है, अगली बात है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो ये जैसे हमारे पास कोई एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर को यदि हम लोग एक AC सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर दें, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L मान लेते हैं। तो ये जो हमारे पास AC सोर्स है, इस AC सोर्स का कुछ EMF होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर से कहने का मतलब इंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए इट इज समथिंग लाइक कि किसी एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ता है। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क करता है और उस वर्क के किए जाने की वजह से इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो यदि इंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो यदि मैं एक बार के लिए पूछूं कि इंडक्टर के अक्रॉस पावर कितना है, तो आप पावर बोलेंगे पावर इज इक्वल टू E इंटू आई। ऑलराइट, अब इस इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF है वो तो L इंटू DI/dt के बराबर होता है। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर होगा वो L DI/dt इंटू करंट I के बराबर होगा, है ना। तो बताइए यहां से आप क्या लिख लेंगे? तो ये P dt इज इक्वल टू L इंटू I इंटू DI, ऐसा लिख लें। यदि मैं इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ P dt क्या होता है? भाई पावर भी तो वर्क ही है, 1 सेकेंड का, एक छोटे से टाइम का, ये हमारे पास एक छोटा सा वर्क हो गया dw, और ये dw आ गया इंटीग्रेशन ऑफ L इंटू I इंटू DI के बराबर। ठीक है, तो P dt को मैंने एक छोटा सा वर्क लिखा हुआ है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये जो टोटल वर्क डन होगा, यही वर्क डन इस इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है। यहां से L ले लीजिए बाहर, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 0 से I0 के लिए। मान लेते हैं कि हमें टोटल करंट जो फ्लो कराना है वो कुछ I0 एम्पियर का है, तो L आ गया बाहर, I डी का इंटीग्रेशन हो गया I²/2। I डी का इंटीग्रेशन कितना हो गया? I²/2। ये 0 से I0 के लिए, तो जो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है वो हाफ LI0² के बराबर का, कितना होता है? हाफ LI0² के बराबर का होता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर सिर्फ मूवी नहीं है, ट्रांसफार्मर ये हमारा अप्लायंस भी है। ठीक है, क्या करता है? तो ये एक ऑल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, बदल देता है किसी दूसरी ऑल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट में। ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, वैसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और वैसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज घटाते हैं उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक ऐसा सा ये कोर है, इस कोर के अक्रॉस हम लोग कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स लपेटकर अपना AC सोर्स कनेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स लपेटकर ये एक लोड लगा देते हैं। तो ये वो लोड है जिसको ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट चाहिए। मतलब इसको वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट नहीं चाहिए जो AC सोर्स दे रहा है, इसी की वजह से हमें ये चीज यूज करना पड़ रहा है। ओके ना। तो ट्रांसफार्मर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसका प्रिंसिपल जरूर याद रखिएगा। क्या होता है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन कि दो हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल हैं। ओके, पहले कॉइल में फ्लो होने वाला यदि करंट टाइम के साथ चेंज होता है तो पहले कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल से लिंक हो जाती है। दूसरे कॉइल से लिंक होती है तो दूसरे कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तो दूसरे कॉइल में आ जाएगा एक EMF। दूसरा कॉइल भी आपका कंप्लीट है, यानी दूसरे कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। ठीक, तो प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। यदि मैं एक बार को ये बोलूं कि ये जो प्राइमरी साइड है, यही प्राइमरी साइड को ही हम लोग अपना इनपुट साइड भी बोलते हैं।
और ये सेकेंडरी यहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो यदि मैं बोलूं कि वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी आप क्या लिखेंगे, ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी इज माइनस टाइम्स ऑफ d∅dt इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स Np के बराबर है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स Ns के बराबर है। तो ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी क्या होगा, तो ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी माइनस टाइम्स ऑफ d∅dt इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी होगा। यदि आप एक बार के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ईएमएफ प्राइमरी बाय ईएमएफ सेकेंडरी कितना होगा, ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी। ये याद रखिएगा, ठीक है। या यहां से आपको लिखना हो क्या कि ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल क्या है, तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इनटू ईएमएफ प्राइमरी। तो इस चीज को इस चीज को NS बाई NP को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। यदि 1 से ज्यादा बड़ा है तो सेकेंडरी की साइड वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा बड़ा आ जाएगा, तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बोलते हैं। और यदि ये छोटा होगा तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ओके, अच्छा, अब ये तो भाई बात हो गई वोल्टेज की। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो आइडियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो उन आइडियल ट्रांसफार्मर्स में एफिशिएंसी होती है 1। मतलब 1 से मेरे कहने का मतलब है एफिशिएंसी होती है 100%। तो वैसे आइडियल ट्रांसफार्मर में जो पावर इन प्राइमरी साइड होगा वही पावर इन सेकेंडरी साइड भी होगा। यानी कि जो ईएमएफ प्राइमरी इनटू करंट प्राइमरी होगा वही ईएमएफ सेकेंडरी इनटू करंट सेकेंडरी होगा। तो वैसे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आप क्या लिखेंगे कि EP बाई ES इज इक्वल टू IS बाई IP होगा। मतलब कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वहां वोल्टेज तो बढ़ जाता है लेकिन करंट घट जाता है, क्योंकि वोल्टेज इनटू करंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। किसके लिए? किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। नॉन आइडियल में तो वैसा भी नहीं होता है, उसमें तो एनर्जी लॉस होगा। और स्टेप डाउन में जहां वोल्टेज घटता है वहां पर करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इनटू करंट दोनों साइड कांस्टेंट होता है सिर्फ आइडियल के लिए। तो ये EP बाई ES इज इक्वल टू IS बाई IP इज सेम एज NP बाई NS आप लिख ही सकते हैं। ओके ना, ठीक है, समझ गए। और किसी नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यदि आपको एफिशिएंसी डिफाइन करना है, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हमेशा पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट से डिफाइन किया जाता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आउटपुट कहने का मतलब हो गया ईएमएफ सेकेंडरी इंटू करंट सेकेंडरी बाय ईएमएफ प्राइमरी इंटू करंट प्राइमरी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। ट्रांसफार्मर के लिए आपको एक और बात बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में ये एफिशिएंसी डिफाइन कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी 100% आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है। और आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ किताबों में होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता होगा। किस किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है बताइए? यस, तो सबसे पहला आप लिख लीजिए फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज से मेरे कहने का मतलब है कि प्राइमरी कॉइल जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं होता है, तो वो फ्लक्स का वेस्टेज है। दूसरा, हीट लॉस तो होता ही है, इसी हीट लॉस को हम लोग कॉपर लॉस भी बोलते हैं। तीसरा, यहां पे एडी करंट बनता है और उस एडी करंट की वजह से भी हीट लॉस ही होता है, तो इसे हम लोग एडी करंट लॉस बोलते हैं। चौथा, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है? तो इसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ कोर है उसका मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कंटिन्यूअसली एसी करंट के फ्लो होने की वजह से होता रहता है, तो यहां पर भी एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट।